गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का अपना जो मोटिवेशन कोड है वो है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यानी अपन ने अगर ठान लिया कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 100 में से क्या आने चाहिए, 100 में से 100 आने चाहिए, तो 100 में से 100 बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अपन ने इस टाइम का सदुपयोग किया और टाइम के अनुसार अपन ने जितना हो सके स्टडी का कोशिश की तो आराम से अपन को क्या हो जाएंगे, 100 मार्क्स अपने प्राप्त हो जाएंगे। यानी कोई भी कार्य कठिन नहीं है, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक था वो राजनीतिक विज्ञान में कल अपन ने जो चर्चा की थी फंडामेंटल राइट्स की, आज अपन जो बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान में खंड ब की, तो उसमें है नीति निर्देशक तत्व हैं डायरेक्ट पॉलिसी स्टेट की। तो यहाँ पर यह है कि सीधी बात करूँ कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। ये बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है यहाँ पर जो गांधीवादी सिद्धांत और नैतिक और कल्याण की क्या करती हैं, बात करती हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो जिक्र किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का जो जिक्र किया गया है वो भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया है, वो संविधान के भाग की बात करूँ तो भाग 4 में है। किस में है, भाग 4 में। और आगे मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये और प्रावधान हैं जो यहाँ पर अनुच्छेद की बात करूँ तो कहाँ से अनुच्छेद, तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं, तो यहाँ अनुच्छेद 36 से लेके देखो 51 तक इनका क्या है, प्रावधान किया गया है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर आगे तक तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, ये नीति निर्देशक तत्व के जो प्रावधान है वो हमने किस देश से लिए हैं, वो आयरलैंड देश से हमने लिए हैं। आयरलैंड जो देश है उस देश से अपने क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। आयरलैंड से क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। ये भी अपन को क्या है, ध्यान रखना है। तो ये किसकी बात करते हैं, ये एक ऐसी बात करते हैं जो राज्य के लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। राज्य के लिए क्या है, एक कल्याणकारी कार्य की बात ये करते हैं। तो बेसिकली नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 तक इनका प्रावधान है। ये किस देश से लिए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत बड़ी बार कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल आपको सामने आया है। लगातार कंपटीशन की बात करूँ तो राजस्थान पुलिस में ये 2 बार आ चुका है लगातार, कंटिन्यू ये प्रश्न 2 वैकेंसियों में आया है। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटे छोटे प्रश्न 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। आगे बात करूँ ये किसकी बात करते हैं, तो ये जो बात करते हैं वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूँ एक एक अनुच्छेद की अनुसार अपन बात करेंगे। यहाँ पर 36 से 51 तक प्रावधान है, भाग 4 में है। कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, आयरलैंड देश से ये लिए गए हैं। तो देखो अनुच्छेद की मैं बात करूँ तो किस अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद की बात करूँ, ठीक है, जिसमें संधि विच्छेद क्या आता है, अनुधन छेद। कौन सी संधि है, व्यंजन। हिंदी का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद की बात करूं तो 36 में किस बात का क्या है, प्रावधान है। 36 में किस बात का प्रावधान है, तो 36 में बेसिकली जो अनुच्छेद 12 में कहा गया था किसका उल्लेख है, राज्य की परिभाषा। किसका उल्लेख है दोस्तों, यहाँ पर राज्य की परिभाषा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राज्य की क्या है, परिभाषा है। जैसे अनुच्छेद 12 में कहा गया था वैसे ही अनुच्छेद 36 में कहा गया है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर अनुच्छेद की, तो यहाँ पर अनुच्छेद की बात करूँ तो अनुच्छेद कौन सा आता है, 37 में यह है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP हैं ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब इनके विरुद्ध में न्यायालय में अपील नहीं होगी। न्यायालय में क्या नहीं होगी, अपील नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पर क्या कह सकते हैं,
अगर डीपीएसपी जो हैं, अगर राज्य है, अगर वो राज्य इनका पालन नहीं करता, ये नहीं देता, तो ये क्या करेंगे, न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखना है। फिर मैं बात करता हूँ आपके आगे समक्ष से अनुच्छेद नेक्स्ट की। तो अनुच्छेद आता है 38। अनुच्छेद क्या आता है? 38। 38 में किस बात का जिक्र है? तो 38 में कहा गया है कि राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा। राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा। इनको क्या देगा? बढ़ावा देगा। राज्य हमेशा कल्याण के कार्यों पर क्या देगा? हमेशा बल देगा। तो ये किस अनुच्छेद में कह रखा है विद्यार्थियों? ये अनुच्छेद 38 में कह रखा है। फिर मैं बात करूं आगे अनुच्छेद 39 की। तो राज्य हमेशा कौन से कार्य करेगा? सामाजिक व आर्थिक हितों के, सामाजिक व आर्थिक हितों के क्या करेगा? कार्य करेगा। भाई राज्य के जो नागरिक हैं, राज्य के जो बेसिकली नागरिक हैं, उनको सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति क्या करना चाहता है? मजबूत करना चाहता है। तो उसके लिए हमेशा क्या करेगा? प्रयास करेगा। आगे अनुच्छेद की बात करूं आर्टिकल की, तो 39 के भी जोड़ रखा है। तो यह इसमें उल्लेख है, वो राज्य निःशुल्क विधिक सहायता देगा। राज्य क्या देगा? राज्य निःशुल्क विधिक क्या देगा? सहायता देगा। यानी अगर आवश्यकता हुई, वैसे इनके निर्धारण कर रखा है, जिनकी इनकम कितनी हो, 1 लाख से क्या हो? कम हो, तो राज्य उनको क्या करेगा? बिल्कुल फ्री में क्या देगा? ये सहायता देगा। निःशुल्क राज्य विधिक सहायता हो सकता है, सरकारी वकील यहाँ पर उपलब्ध होगा उनके लिए। एक अनुच्छेद है जो बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, और वो है आपका 40 को मोस्ट लगा लेना विद्यार्थियों। अनुच्छेद 40 में किस बात का उल्लेख है? तो ये ग्राम पंचायतों के गठन की क्या करता है? बात करता है। ग्राम सभा की बात करता है। वो नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद हैं वो 40 है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने जो चर्चा की वो यहाँ पर की है। एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, अनुच्छेद 41 है। वो क्या कहता है? राज्य के जो कामगार हैं, कामगारों को क्या देगा? कामगारों को अधिक क्या देगा? रोजगार देगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, राज्य के नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार देने की क्या करता है? बात करता है। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद अपन ने देखे, नीति निर्देशक तत्व हैं जो भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, और अनुच्छेद 36 में क्या कह रखा है? अनुच्छेद 36 में राज्य की क्या दी गई है? परिभाषा। जो अनुच्छेद 12 में भी दी गई है वो 36 में है। अनुच्छेद 37 की मैं बात करूं तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। इनके खिलाफ, इनकी पूर्ति नहीं होने पर इनके खिलाफ कोई न्यायालय में नहीं जाएगा। राज्य के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो राज्य ऐसे कार्य करेगा, ये कह रखा है। फिर मैं बात करूं अनुच्छेद 38 की, तो राज्य कौन से कार्य करेगा? राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा। 39 में कह रखा है तो सामाजिक और आर्थिक हितों के कार्य अधिक करेगा। और 39 के में कह रखा है राज्य निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। और 40 में कह रखा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वो है आपके ग्राम पंचायतों का गठन। और 41 में कामगारों को अधिक सहायता देगा। ये बेसिकली छोटे छोटे अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 42। 42 में क्या कह रखा है? 42 में कह रखा है राज्य मानवोचित दशा, यानी एक मानवोचित दशा है जिसको इमोशनल कह सकते हैं। यहाँ पर राज्य मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखना एवं महिला प्रसूति सहायता, यानी राज्य मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखेगा और महिला प्रसूति सहायता, महिलाओं की जो डिलीवरी होती है उस समय क्या करेगा? राज्य क्या देता है? अवकाश देता है। क्या देता है? अवकाश। तो महिलाओं को कितने दिन का? 6 महीने का, या मैं कह दूं 180 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलता है। क्या मिलता है? सवैतनिक।
और गहलोत सरकार ने अभी क्या है, बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का सवैतनिक अवकाश भी प्रावधान लागू किया है। तो ऐसी स्थिति है तो उसके लिए ये सरकार भी प्रयास करती है और ये सही बात भी है कि यहाँ पर ये कार्य करे। एक है लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, लघु व कुटीर उद्योगों को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। तथा 43 क की मैं बात करूं तो सहकारी समितियों का प्रावधान है, सहकारी समितियों का प्रावधान है। एक अनुच्छेद आता है, वो आता है 44। इसमें किस बात का उल्लेख कर रखा है, तो इसमें ये कह रखा है बेसिकली ये सिविल नागरिक संहिता की बात करता है, सिविल नागरिक संहिता की बात करता है, सिविल नागरिक संहिता की बातें करता है। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है ये भी ध्यान रखना आपको। सिविल नागरिक संहिता, जैसे आपने चुनावों के समय सुनी होगी आचार संहिता, वैसे नागरिक एक अच्छे और सोसाइटी सभ्यता लोग हैं, वो इनका क्या करते हैं, पालन करते हैं। वैसे ये सिविल नागरिक संहिता है वो अच्छे निर्देश, अच्छी बातों की बात करता है। इसका केवल एक गोवा राज्य है, उस गोवा में ये क्या है, लागू है, ये भी ध्यान रखना है जब सोसाइटी अच्छी बदल जाती है। एक अनुच्छेद आता है, वो आता है 45 में कहा गया है यहाँ पर कि SC और ST, SC ST OBC व दुर्बल वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, दुर्बल वर्गों के हितों के लिए राज्य क्या करेगा, हमेशा प्रयास करेगा। यानी जो कमजोर वर्ग हैं, ऐसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रेसी, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास से ये कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए राज्य क्या करेगा, प्रावधान करेगा। उसके लिए आपने सुनी होगी छात्रवृत्ति देता है राज्य, क्या देता है, छात्रवृत्ति भी देता है। तो वो इसी के अंतर्गत राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, प्रयास करती है। ये अपन को क्या करना है, छोटी छोटी बातों का अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद और देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ 46 में क्या रखा है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले छोटे बच्चों की देखभाल, यानी बच्चों की देखभाल, छोटे बच्चों की है, बच्चों की देखभाल। वैसे आजकल इसको 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान लागू कर दिया। वह शिक्षा का प्रावधान है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंगनबाड़ी कार्यक्रम आपने सुना होगा, तो वो इसी के तहत ज़्यादा प्रयासरत हैं। तो ये अपन ने जो देखे नीति निर्देशक तत्वों में, वो ये देखे कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किसमें है, भाग 4 में। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 तक उल्लेख है, 36 से लेकर पड़पड़ा। तो अनुच्छेद 42 में किस बात का उल्लेख करता है, राज्य मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखेगा और उसके धकते हुए महिलाओं को क्या देगा, प्रसूति सहायता देगा, 6 महीने का क्या देगा, अवकाश देता है। और 2 साल का प्रावधान भी कर रखा है। 43 में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा की बात करता है, 43 के में सहकारी समितियों की बात करता है, 44 में सिविल नागरिक संहिता की बात करता है। केवल किस राज्य में लागू है, छात्रों या पहले विद्यार्थियों, केवल गोवा राज्य में। 45 में SC ST और दुर्बल वर्गों के हितों की प्रयास करता है, इसके लिए राज्य करता है छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराता है। 46 में बच्चों की देखभाल 6 वर्ष से कम है, यह शिक्षा का प्रावधान कर रखा है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ तक अपन ने देखा है सिंपल सी नीति निर्देशक तत्वों में। अब मैं जो बात करता हूँ वो अनुच्छेद कौन सा है, वो आर्टिकल है आपका 47। कौन सा है, 47 में क्या, 47 में किस बात का उल्लेख है, तो 47 में उल्लेख कर रखा है राज्य इसी का ध्यान रखेगा कि कोई व्यक्ति क्या है यहाँ पर उसका शारीरिक देखभाल की बात करता है, या मैं कह दूं कि कभी भी ऐसी कोई पदार्थ सेवन नहीं करेगा जिससे शारीरिक नुकसान होता है। तो मादक द्रव्य पदार्थों पर क्या लगाता है, मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध। अभी देखो लॉकडाउन का कार्यक्रम चल रहा था, मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। यानी जिसमें शराब हुई, तंबाकू हुआ, जिसमें क्या हो सकती है, शराब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है।
गुटकों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, या जर्दा आता है उस जर्दे पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब इनको क्या करेगा राज्य? बैन करेगा। राज्य क्या करेगा? बैन करेगा। अभी 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। जयपुर जिला कलेक्टर जोगाराम यादव ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए, ये प्रतिबंध के लिए प्रयास भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 48 में किस बात का उल्लेख है? तो पशुपालन व कृषि को क्या देगा? बढ़ावा देगा। दुधारू पशुओं को और कृषि और पशुपालन दोनों को बढ़ावा देगा। अच्छा, 48 के भी है, तो इसमें कह रखा है अनुच्छेद 48 के में वन और वन्य जीवों की क्या करना? रक्षा करना। ये भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। फिर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 49 की। तो आर्टिकल 49 की मैं बात करूँ यहाँ पर, 49 में किस बात का करें कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। जो आपके राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, जयंतियाँ हैं, अंबेडकर की मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है, या सरकार के द्वारा कोई हॉस्पिटल है, विद्यालय है, उन सभी का क्या करना है? संरक्षण करना है। वो 49 में आता है। एक अनुच्छेद आता है आपका 50, अनुच्छेद 50 क्या है? 50। तो यहाँ पर 50 में क्या रखा है कि राज्य की कार्यपालिका व न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका व न्यायपालिका क्या होंगी? आपस में पृथक होंगी। यानी राज्य की न्यायपालिका में कभी कार्यपालिका क्या नहीं करेगी? हस्तक्षेप नहीं करेगी। उनके दोनों के कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये अपन ने चर्चा की। एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपका अनुच्छेद है, ये भी मोस्ट अनुच्छेद है, और ये है आपका अनुच्छेद 51। इस अनुच्छेद में क्या रखा है? एकमात्र अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व समझौतों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। इस अनुच्छेद के तहत क्या रखा है कि भारत कह दें या जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों को हमेशा क्या देगा? बढ़ावा देगा। तो ये आपके मैंने जिनकी चर्चा की है वो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद कहाँ से हैं? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 47 की चर्चा अपन ने की। वो मादक द्रव्य पदार्थों पर राज्य क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा। फिर मैं बात करूँ 48 की, तो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा आगे वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ठीक है, और आगे है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करेगा 49 में। 50 में क्या रखा है? कार्यपालिका न्यायपालिका से आपस में क्या होंगी? पृथक होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद है, इसका भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ये तो अपन ने पढ़ा क्या? नीति निर्देशक तत्व। छोटा सा दो बात और पूछ लेता है क्या? एक तो मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। मौलिक अधिकार वर्सेज नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में कोई 2 अंतर बताओ। तो क्या अंतर है? डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले क्या अंतर है? ये संविधान के भाग किस में? बोलो। भाग 3 में। ये संविधान के भाग किस में है? ये भाग 4 में है। ये बात करूँ ये किस देश से लिए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से क्या है? ग्रहण किए गए हैं। और ये किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ये आयरलैंड से क्या किए गए हैं? ग्रहण किए गए हैं। फिर मैं बात करूँ ये वाद योग्य है, वाद योग्य हैं, जबकि ये क्या है? वाद योग्य नहीं है, ये अवाद योग्य हैं। इनके खिलाफ अपन न्यायालय में नहीं जा सकते, इनके खिलाफ न्यायालय में अपन जा सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर किस पर बल देते हैं? राजनीतिक कार्यों पर बल देते हैं, जबकि ये किस पर बल देते हैं? सामाजिक व आर्थिक हितों पर क्या देते हैं? बल देते हैं। तो ये बेसिकली इन दोनों में क्या है? अंतर भी पाया जाता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में छोटा सा हमने क्या देखा है? अंतर देखा है।
ठीक है। ये अनुच्छेद कहाँ से हैं? 12 से 35 तक है और वो हैं 36 से 51 तक। भाग 3 में है और ये भाग 4 में है। ये हमने अमेरिका से लिए हैं और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये वाद योग्य नहीं या हैं और ये वाद योग्य नहीं है। ये राजनीतिक पक्ष पर बल देते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक पक्ष पे क्या करते हैं? बातें करते हैं। ये तो अपना क्या हुआ? नीति निर्देशक तत्व के बारे में अपन ने क्या की है? चर्चा की है। एक छोटा सा पॉइंट और बनता है, वो है आपका मूल कर्तव्य। इसी के साथ क्या बनता है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य एक पॉइंट बनता है। इसकी मैं बात करूं, यानी यहाँ पर मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य को क्या देखेंगे? तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग भी थोड़ा चेंज होगा, ध्यान रखना। ये 4 में ही है, लेकिन 4 कै में है? 4 कै में है, या इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ। और अनुच्छेद की बात करूं तो ये किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद की मैं बात करूं तो ये 51 है, लेकिन ये 51 कै में है या ए में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं, ये मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये ग्रहण किए गए हैं, वो ग्रहण है किस देश से? वो रूस से, या कह सकता हूं सोवियत, जिसका पूर्व में नाम था सोवियत संघ से। मूल संविधान में मूल कर्तव्य था क्या? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। तो कब जोड़े गए? देखो, मूल कर्तव्य है वो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए? तो ये भी ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय। और किसकी सरकार थी इस समय? इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार के समय इनको क्या किया गया था? जोड़ा गया था 1976 में। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि इस समिति ने तो 8 की सिफारिश की थी। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 क्या हैं? मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य है जो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के तहत जोड़ा गया। और 1999 की वर्मा कमेटी के आधार पर, कौन सी कमेटी? वर्मा कमेटी के आधार पर इसको जोड़ा गया है। अपन को ये ध्यान रखना है। हालांकि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो किससे संबंधित है? वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, कि प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को क्या करे? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करे? उपलब्ध करवाए। ये ध्यान रखना है। अच्छा, मूल कर्तव्य की छोटी छोटी बात करता हूँ। तो कौन कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य में है? पूछ सकता है कोई 2 मूल कर्तव्य। तो ये है राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हो गए, है ना, आदर्श हो गए, ठीक है, या आंदोलन के प्रतीक चिन्ह हो गए, तो उनका क्या करना है? सम्मान करना है, ठीक है। फिर और मूल कर्तव्य लिखने की बात आ जाए कि कोई मूल कर्तव्य लिखो, तो उसमें आप लिख सकते हैं क्या? कि कोई भी ऐसे है तो राष्ट्रीय स्मारक के आदर्श हैं, तो राष्ट्रीय गान हुआ, राष्ट्र ध्वज हुआ, इनका क्या करना है? आपको सम्मान करना है। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करूं तो भ्रातृत्व की भावना का क्या करना है? विकास करना है। और मैं बात करूं तो पर्यावरण का क्या करना है? संरक्षण करना है। ये भी एक मूल कर्तव्य बनता है। और मैं बात करूं यहाँ पर तो कृषि को भी बढ़ावा देना है, या वैज्ञानिकता को भी बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, मानवोचित दशाएं हैं, तो मानवोचित, इनकी ये सारे जो हैं आपके क्या बनते हैं? मूल कर्तव्य बनते हैं। और 11वां जो मूल कर्तव्य की चर्चा की अपन ने, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत वर्मा कमेटी के आधार पर जोड़ा गया। वो शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य क्या उपलब्ध करवाएं? शिक्षा उपलब्ध कराएं। प्रत्येक अभिभावक का क्या है? ये कर्तव्य है। तो अपन ने आज सभी विद्यार्थियों, अपन ने जो चर्चा की वो नीति निर्देशक और मूल कर्तव्यों की क्या की है? चर्चा की है। आप समय का सदुपयोग करते हुए क्या करेंगे? इनको अपनी कॉपियों में क्या करेंगे? अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। ये ध्यान रखना है। अपने पास लगभग 10 महीने के समथिंग बचे हैं एग्जाम अगले नेक्स्ट ईयर में होने वाली की, ठीक है।
आज के लिए मैं अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।